हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सी नयन गुप्ता। पिछले वीडियोस में हम देख चुके थे प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़े उसके कुछ टर्म्स, कुछ मीनिंग्स, बैलेंस शीट के भी हमने टर्म्स देख लिए थे। आज हम ये देखेंगे कि जब आप किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए आज हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं screener.in का। अगर आप screener.in पे जाके किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बेसिकली आज हम बात करेंगे किसी भी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या उसके इनकम स्टेटमेंट के बारे में, तो वो आपको कैसा यहाँ दिखेगा और आप उसको कैसे ढंग से एनालाइज कर पाएंगे। जो हमने टर्म्स पढ़े, रेलेवेंट टर्म्स लाइक नेट प्रॉफिट, लाइक ऑपरेटिंग प्रॉफिट, EBIT, पैट, ये सब हम आज डिटेल्स में देखेंगे screener.in पे। यहाँ पे आप screener.in टाइप करिए क्रोम पे, तो आपको ऐसा विंडो खुल के आएगा। यहाँ पे आप सर्च करिए कंपनी का नाम। फॉर एग्जाम्पल आज हम एनालाइज करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, तो यहां मैं टाइप करूंगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। जब हम जाएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, तो आपका रियल टाइम में ये डिटेल्स सारी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में खुल के आएंगी। सबसे पहले टॉप पे आपको दिखेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के बेसिक वैल्यूज लाइक मार्केट कैप, करंट प्राइस, हाई लो, कितना शेयर प्राइस हाई या लो गया आज के दिन में, स्टॉक पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, बुक वैल्यू रेशियो, इन सब के मीनिंग्स एक्सप्लेन करते हुए डिफरेंट वीडियोस आपको चैनल पे अपलोडेड दिख जाएंगे। डिविडेंड यील्ड, फेस वैल्यू, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, ये बेसिक वैल्यूज आपको स्टार्टिंग में मिल जाएंगी। जब आप नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा एक चार्ट जो कि प्राइस वैल्यू जो कि स्टॉक की चेंज होती है वो आपको बताएगा। यहां पे फ्रॉम जनवरी, मार्च, मई, जुलाई 2021 के ये सारे प्राइसेस आपको बता दिए जाएंगे इस चार्ट में। आप और नीचे आएंगे तो प्रोज एंड कॉन्स बता दिए जाएंगे आपको उस कंपनी के। अभी हम देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज। यहाँ पे आपको कॉर्नर में हमेशा नाम दिखेगा कि आप किसके बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं, इनका मतलब अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या एडवांटेजेस हैं आपके पास और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। नीचे आएंगे तब आपको मिलेगा पीयर कंपैरिजन। पीयर कंपैरिजन मतलब जो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज, अभी ये पेट्रोकेमिकल सेक्शन में है, उसके जो भी उस इंडस्ट्री के जो कंपेटिटर्स हैं उनके स्टॉक्स का वैल्यू क्या चल रहा है, यहाँ पे आपको वो देखने मिल जाएगा। पेयर कंपैरिजन में यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ दिया है IOCL, BPCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। जब आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि उनका एनालिसिस आपको दिख जाएगा वहां पे। IOCL, BPCL, HPCL, ये सारे हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के पीयर कंपेटिटर्स, उनका सारा कंपैरिजन आपको यहां देखने मिल जाएगा। उसके नीचे आपको मिलेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स। क्वार्टरली रिजल्ट्स मतलब 3 मंथ रिजल्ट्स जो आपको यहां मिलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम December 18 टू September 2021। ये हर 3 महीने में ये डेटा अपडेट हो जाता है कि उसकी सेल्स, एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हर क्वार्टर में क्या निकला था। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्वार्टरली रिजल्ट्स इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि मान लीजिए हर महीने का, जैसे अप्रैल टू जून रहा तब गर्मी होती है, नेक्स्ट हर सीजन में कुछ चेंजेस आते हैं इंडस्ट्रीज में, कुछ साइक्लिकल चेंजेस आते हैं। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये बेटर रहता है कि अगर हम पिछले साल का कंपैरिजन करते हैं तो हम क्वार्टर वाइज क्वार्टर उसको कंपेयर करें। फॉर एग्जांपल अगर हम जून 2020 का कंपैरिजन करें क्वार्टर एंडिंग जून 2020, तो इट वुड बी बेटर इफ वी कंपेयर इट विद जून 2019 का क्वार्टर, तो हमको बेटर रिजल्ट्स निकल के आएंगे। क्वार्टरली फिगर्स देखने के बाद हम नीचे आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर इनकम स्टेटमेंट। अब हम इसे रिलेट करते हैं उस वीडियो से जहां पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जुड़े टर्म्स, उनके मीनिंग्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट समझा था। यहाँ पे आपको फिगर्स दिखते हैं रुपीज इन करोड़ में। सबसे पहले
आपका आ जाता है सेल्स की वैल्यू। सेल्स में जब आप ये ड्रॉप डाउन देखेंगे तो यहां पे आपको बताया जाएगी कि सेल्स की ग्रोथ कितनी है। ग्रोथ वुड बी इज डिनोमिनेटेड इन परसेंटेज टर्म्स। परसेंट में यहां पे आपको सेल्स ग्रोथ दिखाई गई है। अब ये सेल्स ग्रोथ क्यों दिखाई गई है? सेल्स ग्रोथ दिखाई गई है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस साल सेल्स कितनी बढ़ी है, आपको वहां पे परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे दिया गया है। दिस इज फॉर योर कन्वीनियंस कि आप बेटर एनालाइज कर पाए रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अब अगर देखें तो मार्च 2011 में 30% सेल्स की ग्रोथ हुई थी, ऐसे ही 34% दिस इज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस ईयर। ये प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में सेल्स का ग्रोथ दिया गया है। तो कहां 2011 में 34% से सेल्स का रेवेन्यू बढ़ रहा था और अब 2015-16 यहां नेगेटिव ग्रोथ भी दिखाई दी और अभी भी द ट्रेंड कंटिन्यूज। 2020 में सिर्फ 4.99% की ग्रोथ रिकॉर्ड हुई थी और 2021 में नेगेटिव ग्रोथ है। मतलब आप देख सकते हैं फिगर से भी सेल्स का वैल्यू गिरा है। ये ग्रोथ कैसे कैलकुलेट करते हैं? मार्च 2021 का सेल्स का फिगर माइनस 2022 का सेल्स का फिगर डिवाइडेड बाय 2020 का सेल्स का फिगर इनटू 100, इनका डिफरेंशियल डिवाइडेड बाय दिस अमाउंट, तो आ जाएगा हमारा सेल्स का ग्रोथ कितना हुआ इस साल में। तो यहां हमने देखा कि रजिस्टर हुई है नेगेटिव ग्रोथ, मतलब सेल्स की वैल्यू गिरी है। आगे चलते हैं। सेल्स के बाद आपका आ जाता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंस टर्म्स हम देख लेते हैं। अब एक्सपेंसेस यहां पे ऊपर ही ऊपर ये लोग बता देते हैं टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ। फॉर योर कन्वीनियंस यहां पे आपको इन हेड्स में डिवाइड करके बताए गए हैं और वो भी परसेंटेज टर्म्स में कि कितना परसेंट ऑफ द टोटल कॉस्ट लगा है इन मटेरियल, इन मैन्युफैक्चरिंग, इन एम्प्लॉय कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ? जब टोटल खर्चा मान लीजिए 100 रुपए का था और मुझे यहां मटेरियल कॉस्ट दिखाई जा रही है 77%, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा टोटल खर्चा 100 रुपए का है तो उसमें से 77 रुपीज का मैंने सिर्फ मटेरियल परचेज किया। तो 77% इज द मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट मतलब जो रॉ मटेरियल्स, ऐसे कुछ प्रोसेसेस जो फिनिश्ड गुड्स बनाने के काम में आए, वो होते हैं मटेरियल कॉस्ट। तो वो आई 77%। यही हम साल दर साल कंपेयर करते जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ ये था ईयर 2011, ये था ईयर 2011। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 2011 से स्टार्ट करते हुए ये है 2021, 2021 में 63% अब लगती है मटेरियल कॉस्ट, पहले लगती थी 77%। मतलब कंपनी जहां 100 में से 77 रुपीस खर्चा करती थी मटेरियल पे, अब वही 63 रुपीस का खर्चा करती है मटेरियल पे। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पहले लगती थी सिर्फ 4%, अब लगती है, अभी भी लगती है वो 4%। मतलब मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे में कुछ ज्यादा अंतर नहीं आया। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब इन द प्रोसेस, जब फिनिश गुड्स बनाने के प्रोसेस में क्या क्या आपको लागत लग गई वो हो जाती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये दो पार्ट्स, मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, दीज कंसिस्ट ऑफ योर डायरेक्ट, वेरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपको आपका फिनिश्ड गुड बनाने में इन लोगों ने मदद करी। तो फर्स्ट हुआ मटेरियल कॉस्ट और ये हुआ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब 77 + 4 आ जाता है 81%। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि द मेजर अमाउंट ऑफ कॉस्ट, द मेजर कॉस्ट 100 में से 81 रुपीज का सिर्फ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लग जाती है। नेक्स्ट इज द एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट में इनका खर्चा हम देख सकते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट सिर्फ 1% का खर्चा है और वही कंसिस्टेंटली चलता आ रहा है। यहाँ पे अब ये एम्प्लॉय कॉस्ट में 3% तक एक्सपेंसेस इनकर करने लगे हैं। मतलब 100 के खर्चे में 3 रुपीज ये लोग एम्प्लॉय कॉस्ट में डालते हैं। एंड अदर कॉस्ट में भी इंसिडेंटल कॉस्ट लाइक सैलरीज, अदर ऑपरेटिंग खर्चे जो कि उनकी फैक्ट्री या ऑफिस प्रीमाइसेस में लगते हैं, वो हो जाते हैं अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट का परसेंटेज पहले 3% था और अब जाके ये 12% तक जा चुका है। मतलब ये अदर मिसलेनियस खर्चे अब ज्यादा होने लगे हैं। नेक्स्ट
जब हमने सेल्स में से एक्सपेंसेस हटा दिए, सेल्स माइनस एक्सपेंसेस हमने कर दिए, तो हमारा बचता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहाँ हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के फिगर्स आ जाते हैं 38,000 करोड़ इन 2011 और अब ये 2021 में 94,000 करोड़ तक पहुंच चुका है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ने का कारण हम देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2,65,000 की सेल्स हुई थी और अब ये सेल्स बढ़ चुकी हैं 5,74,000 पे। तो बेसिकली हमको यही दिखता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ने का बेसिक रीजन इज द ग्रोथ ऑफ सेल्स। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद यहाँ दिखाते हैं ये लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज द परसेंटेज ऑफ, यहाँ पे ओपीएम का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया इन्होंने लिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट और उसे डिवाइड किया सेल्स के फिगर से, सेल्स रेवेन्यू के फिगर से इनटू 100, सो यू विल गेट योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज 15%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 रुपए की मेरी सेल्स थी तो उसमें से मुझे प्रॉफिट हुआ 15 रुपए का। यहाँ से हम सीधा सीधा मैथ से ये समझ सकते हैं कि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज कोई भी सामान कमोडिटी 100 रुपए का बेचेगी तो अभी उसे सीधा सीधा प्रॉफिट होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है 15 रुपए का। और आज 2021 में भी वही ट्रेंड कंटिन्यू होते होते 16 रुपए का उसे, अगर वो कमोडिटी 100 रुपए की बेचता है तो उसको 16 रुपए का प्रॉफिट होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो हम ये एनालाइज करके ये देख पाएंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कुछ खासा अंतर नहीं आया। सेल्स बढ़ रही हैं वैसे ही उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद आते हैं हम अदर इनकम पे, दैट इज द मिसलेनियस इनकम, जिसके एग्जांपल्स हम देख चुके थे अगले दूसरे वीडियोस में, लाइक डिविडेंड इनकम, लाइक रॉयल्टीज और इंटरेस्ट इनकम, जो कि इंसिडेंटल इनकम है। ये उसके फिगर्स हैं। पहले होती थी सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए और अब होती है ये 16,000 करोड़ रुपए। तो इनकी अदर इनकम में देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज, जो इंक्रीज है वो बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट, द बेसिक इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट की कॉस्ट सब्ट्रैक्ट कर दी गई है। इंटरेस्ट कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, हमने यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते टाइम इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं माइनस किया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इंटरेस्ट नहीं हटाते, इसलिए इंटरेस्ट कॉस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद लिखा गया है। इंटरेस्ट कॉस्ट इज योर फाइनेंस कॉस्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट के खर्चे सिर्फ 2,000 करोड़ हुआ करते थे 2011 में, वहीं 2021 में 15,000 करोड़ होते हैं इंटरेस्ट के खर्चे। व्हाट डज दिस मीन इज कि इतना ड्रास्टिक चेंज हुआ है और ये चेंज साल दर साल बढ़ के स्पेसिफिकली ये इस साल 2019 में ये फिगर 21,000 करोड़ का आ चुका है। सॉरी, दिस इज 2021, दिस इज ट्रेलिंग 12 मंथ्स। दीज फिगर्स आर ऑफ ट्रेलिंग 12 मंथ्स। प्रीवियस 12 महीने के फिगर्स हैं ये हैं 2021 के फिगर्स। अब 2019 से इनका स्पेशली इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ना बहुत ज़्यादा शुरू हुआ है। 16,000 करोड़ हुआ था 8,000 करोड़ से और अब ये पहुंच चुका है 21,000 करोड़ तक। इससे एक एनालिसिस हम ये कर सकते हैं कि अब कंपनी के पास बोरोइंग्स काफ़ी बढ़ चुकी हैं। मे बी उसकी बोरोइंग्स बढ़ने की वजह से ये इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ती ही जा रही है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन हमने माइनस किया है। डेप्रिसिएशन जनरली इन एक्सपेंसेस का ही पार्ट हो जाता है, इन एक्सपेंसेस में से ही माइनस करके शो करना चाहिए, बट यहाँ पे स्क्रीनर ने आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट अलग से दिखाया है और उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का हिस्सा नहीं बताया। जनरली जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो डेप्रिसिएशन भी माइनस कर देते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर वर्किंग मशीनरी। जब मशीनरी वर्क करती है, वेयर एंड टेयर होता है, तो वो भी एक जनरल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ही पार्ट होता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते वक्त हम उसे डेप्रिसिएशन को माइनस कर सकते हैं, बट यहाँ स्क्रीनर ने माइनस नहीं किया
उसकी ये भी वजह हो सकती है कि डेप्रिसिएशन इज दैट एक्सपेंस जो कैश टर्म्स में तो नहीं जा रहा, दैट इज जस्ट एन एलोकेशन जो हम एक्सपेंसेस का पार्ट दिखाते हैं, वहाँ कैश टर्म्स में खर्चा नहीं हुआ, इसीलिए डेप्रिसिएशन को यहाँ अलग दिखा दिया गया है, विच इज पहले ये था 14,000 करोड़, फिर ये बढ़ता कम होते होते 27,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड कर दी अदर इनकम, माइनस कर दिया इंटरेस्ट, माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन, तो अब हमारे पास आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ पे आया प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, क्योंकि अभी तक हमने टैक्सेस माइनस नहीं किए हैं। आप एनालिसिस के लिए बेस्ट है कि आप ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फिगर पकड़ें। अगर आपको कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ देखनी है तो दिस इज द बेस्ट फिगर। नेक्स्ट बेस्ट फिगर इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि यहाँ पे आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस हो चुकी है, डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है और अदर इनकम ऐड हो चुकी है। तो यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस इज 24,000 करोड़ था और अब ये 67,000 करोड़ है। सॉरी, 2021 का 55,000 करोड़ है यहाँ पे। तो नीचे इन्होंने कैलकुलेट करके बता दिया टैक्स का परसेंटेज, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टैक्स। यहाँ पे 20% टैक्स पे किया था कंपनी ने और यहाँ पे ऑन एन एवरेज 3% टैक्सेस पे कर रही है कंपनी। अब ये 3% टैक्सेस इतना ड्रास्टिकली इतना चेंज तो नहीं आता, कि कहाँ 20, 22, 24, 23, 25, 27, 28, 26 चल रहा था। यहाँ पे अचानक से 3% आने का मतलब ये है, ये नहीं कि अचानक से टैक्स की लायबिलिटी कंपनी पे कम हो गई है, बट उसका मतलब ये हो सकता है कि देयर वर डेफर्ड टैक्सेस या टैक्स लायबिलिटीज ऐसी थी जो कंपनी ने पहले ही पे ऑफ कर रखी थी, तो इसीलिए मे बी ये फिगर इस साल कम आया है। इसीलिए जब हमने नेट प्रॉफिट निकाला which is PAT means profit after taxes, PAT is equal to profit after taxes या फिर नेट प्रॉफिट निकलता है सारे खर्चे माइनस करने के बाद, सारे ईच एंड एवरी वन, बी इट इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और योर टैक्सेस, तो आपका आ जाता है नेट प्रॉफिट और ये वो फिगर है जो कि शेयर होल्डर्स में बांटा जाता है। बीइंग द इक्विटी शेयर होल्डर, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इस फिगर पे आपकी एक्चुअल इनकम कैलकुलेट होगी कि आप एक्चुअली कंपनी कितना पैसा कमा रही है। यहाँ पे था 19,000 करोड़ और अब ये बढ़ के आ चुका है 49,000 करोड़ पे। तो ह्यूज गेन इन प्रॉफिट, आप ये देख सकते हैं, एक ट्रेंड देख सकते हैं, 19-20 मतलब 20,000 करोड़ का कंपनी कमा रही थी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस एंड नाउ इट हैज रेज्ड टू 49,000। दिस इज बेसिकली ड्यू टू द टैक्स इफेक्ट, क्योंकि यहाँ टैक्सेस काफी कम हुए हैं और यहाँ देखिए 26% टैक्सेस थे तो 39,000 का फिगर आया था। सो बेस्ट इज कि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख के चलिए कि कंपनी ने एक्चुअली सेल्स और अपने खर्चे माइनस करके कितना प्रॉफिट कमाया है, तो आप देखेंगे देयर इज अ कंसिस्टेंट इंक्रीज। और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमें बताता है कि यहाँ प्रॉफिट का मार्जिन कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहा है कंपनी का। तो आज हमने देख लिया कि अगर आप स्क्रीनर पे जाएंगे और कोई भी कंपनी टाइप करेंगे और उसके प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे तो आपको क्या क्या आइटम्स दिखेंगे, कैसे आपको उसको एनालाइज करके ये जानना है कि कंपनी की सेल्स की ग्रोथ कितनी है और कंपनी के प्रॉफिट्स कितने हैं। इन द नेक्स्ट वीडियोस हम आएंगे कि और दूसरे वेबसाइट्स पे आपको कंपनी का और किसी कंपनी का एनालिसिस कैसे करना है और आपको प्रॉफिट एंड लॉस से कैसे आपको समझ में आएगा कि कंपनी इज एक्चुअली ग्रोइंग और नॉट। Till then, stay safe and keep watching. Thank you so much for watching this video. Bye-bye.